हेलो बच्चों। तो हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 10 इंटरनल ट्रेड। आई नो हम थोड़े बीच बीच में से चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये चैप्टर मैं अकॉर्डिंगली स्टार्ट कर रही हूँ कि किस बच्चे को किस चैप्टर में प्रॉब्लम है, उसके हिसाब से मैं चैप्टर्स करवा रही हूँ। तो मैं सीक्वेंस में नहीं चल रही हूँ। तो ये हो गया जस्टिफिकेशन फॉर नॉट गोइंग इन अ सीक्वेंशियल ऑर्डर। अब अगली बात आती है कि इंटरनल ट्रेड है क्या। इफ यू रिमेंबर, जब हमने चैप्टर 1 किया था तो हमने ये कहा था कि हमारे पास एक इंटरनल ट्रेड होता है, एक एक्सटर्नल होता है और एक एंट्रीपोर्ट होता है। इंटरनल जो विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज होता है, एक्सटर्नल जो आउटसाइड ज्योग्राफिकल बाउंड्री होता है, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट विद अदर कंट्रीज, एंड एंट्रीपोर्ट व्हेन हम इन बिटवीन काम करते हैं एज अ मीडिएटर। इस कंट्री से लिया और इस कंट्री को भेजा, इन दोनों कंट्रीज के बीच में मैंने मीडिएट किया। ठीक है, ये 3 तरह के होते हैं। अब हमें करना है इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड का मतलब क्या हुआ? जो कि विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हो रहा है, वो सारा इंटरनल ट्रेड आता है। इंटरनल में हमारे पास मेजरली एक होलसेल ट्रेड है और एक रिटेल ट्रेड है। होलसेल ट्रेड एंड रिटेल ट्रेड। होलसेल और रिटेल ट्रेड में क्या डिफरेंस है? होलसेल बल्क में होता है और रिटेल कंज्यूमर पे जाता है, अपना बल्क में जाता है। होलसेल में होता है, ये प्रोड्यूसर है, इसने होलसेलर को दिया और होलसेलर ने रिटेलर को दिया और रिटेलर ने कस्टमर्स को दिया। कई बार होलसेलर भी डायरेक्ट कस्टमर्स को दे देता है। जैसे कि हम लोग जाते हैं ना, चांदनी चौक जाते हैं, होलसेलर से होलसेल प्राइस पर सामान लेने जाते हैं। हालांकि अब उनसे जाके अगर हम ये बोलेंगे कि हमें 50 ग्राम चाहिए तो वो नहीं देगा 50 ग्राम हमें। जैसे कि अपने इधर गाजीपुर सब्जी मंडी है, होलसेल मार्केट है। अगर हम वहां से सब्जी लेने जाते हैं तो हमें बड़ी सस्ती मिल जाती है, लेकिन होलसेल प्राइस पे। लेकिन अब हम जैसे अपने सब्जी वाले को कह देते हैं, भैया धनिया तो देना पड़ेगा, मिर्ची तो देनी पड़ेगी, वो कोई हमें धनिया मिर्ची नहीं देने वाले। या यहाँ पे हम कह देते हैं 250 ग्राम शिमला मिर्च दे दो, तो वो मंडी में जाके 250 ग्राम शिमला मिर्च नहीं देंगे हमें, हमें बल्क में लेना पड़ेगा फिर उनसे भी। तो हम यूजुअली वहां नहीं जाते, जब हमारे घर में कोई फंक्शन होता है, कुछ होता है, तो हम सोचते हैं चलो वहां से खरीद के लाए। सेम यही कि होलसेलर बल्क क्वांटिटी में डील करता है, जबकि रिटेलर स्मॉल क्वांटिटीज में डील करता है। ठीक है, होलसेलर क्या करता है? होलसेलर कोई ना कोई स्पेशलाइजेशन पे काम करता है। जैसे कि ये होलसेलर मान लो आपका पल्सेस का है, तो इसके पास बहुत सारे प्रोड्यूसर, इन सब से वो पल्सेस होलसेल में लेगा। पल्सेस का स्पेशलाइज्ड है वो, और वो रिटेलर को पल्सेस सप्लाई कर देगा। ऐसे ही ये हमारा होलसेलर 1 हो गया। फिर एक होलसेलर 2 है जो सिर्फ स्पाइसेस में काम करता है। वो बड़े सारे प्रोड्यूसर्स होंगे जिनसे स्पाइसेस लेगा और फिर वो स्पाइसेस भी इस रिटेलर को दे देगा। फिर हमारे पास एक ड्राई फ्रूट्स वाला है, ये एक अलग होलसेलर है। इसने भी इसी तरह से बहुत सारे प्रोड्यूसर से अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स लिए, क्योंकि प्रोड्यूसर तो स्पेशलाइज्ड है, एक काजू वाला होगा, एक बादाम वाला होगा, एक अखरोट वाला होगा। होलसेलर ड्राई फ्रूट्स का है, उसने ड्राई फ्रूट्स लिए और वो भी इसने इस रिटेलर को दे दिए। मतलब प्रोड्यूसर एक प्रोडक्ट का स्पेशलाइजेशन है, जबकि होलसेलर एक प्रोडक्ट का भी हो सकता है कि पर्टिकुलर एक प्रोडक्ट का होलसेलर हो, लेकिन होलसेलर हो सकता है एक ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स का जो सेम कैटेगरी में लाई करते हैं उसका होलसेलर हो। लेकिन रिटेलर, क्योंकि रिटेलर हमारा पूरा ग्रोसरी की शॉप है उसकी, तो उसके पास पल्सेस भी होंगे, ड्राई फ्रूट्स भी होंगे, स्पाइसेस भी होंगे, सब होगा। तो वो इस क्वांटिटी में कस्टमर को बेच रहा है। तो ये होलसेलर और रिटेलर में डिफरेंस समझ में आया कि होलसेलर जो होता है वो अपना प्रॉफिट रखता है और रिटेलर को दे देता है।
फिर रिटेलर अपना प्रॉफिट रखता है और कस्टमर्स को दे देता है। क्लियर हुआ ये? तो इस तरह से हमारी पूरी इंटरनल ट्रेड की मार्केट रन करती है। अब इस चैप्टर में हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि एक होलसेलर जो होता है वो होलसेलर क्या क्या सर्विसेज दे रहा है, मैन्युफैक्चरर को भी और रिटेलर को भी। होलसेलर की क्या क्या सर्विसेज हैं ये। फिर हमें रिटेल ट्रेड में बहुत वैरायटी होती है। रिटेल ट्रेड में तुम देखो, तुम्हारे घर के पास जो एक छोटी सी शॉप है वो भी एक रिटेल ट्रेडर है, मतलब रिटेलर ही हो गया। और अगर हम किसी बड़ी मार्केट में जाते हैं, बहुत बड़ा शोरूम है, वो भी रिटेलर ही है, क्योंकि उसका बस साइज बड़ा है तो वो रिटेलर ही। तो रिटेलर का मतलब ये नहीं कि स्मॉल बिजनेस है। एक छोटी सी शॉप, हमारे घर के बाहर जो सब्जी वाला है ना, वो भी रिटेलर ही है ना, जो हमारे घर पे सब्जी भी आ रहा है। जो हमारे पास की मार्केट में एक छोटी सी शॉप है, वो भी रिटेलर है। एक मॉल में अगर हम जाएं और वहां पे शोरूम्स हैं, वो भी रिटेलर्स हैं। और तो और आप लोग जो बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट्स, ये भी रिटेलर हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये प्रोड्यूसर से डायरेक्ट सामान लेते हैं, बल्क में लेते हैं, और बल्क में लेके अपने जितने भी आउटलेट्स हैं वहां खुद डिस्ट्रीब्यूट करवा देते हैं। तो यानी ये इनके बीच में कोई होलसेलर नहीं होता। तो ये भी लेकिन है तो रिटेलर ही। कहने को हम कहते हैं कि इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, सब कुछ है, लेकिन है तो रिटेलर ही। तो रिटेलर बहुत ही ब्रॉड कैटेगरी है। रिटेलर का मतलब ये है कि वो कस्टमर को डायरेक्टली सामान दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आई इतनी बात? ये इस चैप्टर का क्रक्स है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि होलसेलर क्या क्या सर्विसेज देता है। सर्विसेज ऑफ होलसेलर्स, वो मैन्युफैक्चरर्स को क्या सर्विसेज दे रहा है और रिटेलर को क्या सर्विसेज दे रहा है। देखो, एक तो कॉमन सर्विस है दोनों को कॉमन सर्विस क्या होती है, पैसे की पैसा। मैं होलसेलर हूँ, तुम प्रोड्यूसर हो और तुम रिटेलर हो। मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ, ठीक है। क्यों मैं सबसे ज्यादा अमीर हूँ? क्योंकि मैंने प्रोड्यूसर को तो एडवांस पैसा दिया है कि तुम प्रोड्यूस करो भाई, मैं तुमसे ले रही हूँ, और मैं इसको सामान दे रही हूँ उधार पे कि जब तुम अपने कस्टमर्स को बेच दो सामान तब मुझे पैसा दे देना, मैं बहुत अमीर हूँ, है ना। तो होलसेलर क्या होता है, होलसेलर दोनों तरफ की रिस्क को बियर कर रहा है, दोनों तरफ का फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। इधर भी रिस्क शेयर कर रहा है और इधर भी फाइनेंशियल असिस्टेंस दे रहा है। कैसे रिस्क कर रहा है? क्योंकि वो अपने यहाँ एक तो स्टोरेज कर रहा है, ना तो प्रोड्यूसर को अपने पास स्टोरेज करने की जरूरत है और ना रिटेलर को अपने पास स्टोरेज करने की जरूरत है। होलसेलर है जो ये स्टोरेज मेंटेन कर रहा है, तो दोनों के लिए वो वेयर हाउसिंग का काम कर रहा है, दोनों के लिए वो स्टोरेज का काम कर रहा है, दोनों के लिए वो फाइनेंशियल असिस्टेंस का काम कर रहा है। ठीक है। अब इस दौरान अगर कोई भी प्राइस में फ्लक्चुएशंस हुई, किसी भी तरह की गोडाउन में आग लग गई, किसी भी तरह की चोरी हो गई, कुछ भी हो गया, मान लो ऑयल है या कोई भी लिक्विड है वो स्पॉइल हो गया, सारा कुछ हो गया इस तरह से, कोई मान लो इस तरह की आइटम्स हैं जो कि पेरिशेबल होती हैं, हालांकि पेरिशेबल गुड्स की बहुत ज्यादा स्टोरिंग नहीं होती, बट स्टिल मान लो सब्जियां ही हैं, हो गई खराब, तो प्रोड्यूसर ने तो अपनी निकाल के दे दी, उसको तो उसका पैसा मिल जाएगा, रिटेलर तक तो पहुंची नहीं वो चीज। नुकसान किसका है? होलसेलर का। तो हाई रिस्क होलसेलर का है, तो हाई रिटर्न भी है। होलसेलर सबसे अमीर आदमी होता है, ठीक है। तो होता क्या है, होलसेलर इन दोनों के लिए एक मीडिएटर का काम कर रहा है। होलसेलर को इसलिए, और वो स्पेशलाइज्ड है, प्रोड्यूसर अपने एक प्रोडक्ट में स्पेशलाइज्ड होगा, रिटेलर तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स में काम कर रहा है। तो रिटेलर एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट में या ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट्स में स्पेशलाइज नहीं हो सकता। तो अब मैं अगर ड्राई फ्रूट्स की होलसेलर हूं और तुम अगर प्रोड्यूसर हो बादाम के और तुम हो काजू के, तो तुमको अपने काजू के बारे में पूरी नॉलेज है, तुमको अपने बादाम के बारे में पूरी नॉलेज है। मुझे बहुत ज्ञान है, मुझे बहुत नॉलेज है। क्यों? क्योंकि मैं ड्राई फ्रूट्स की होलसेलर हूं, तो मेरे पास सारे ड्राई फ्रूट्स की नॉलेज है। तो मैं तुम्हें भी ज्ञान दे सकती हूँ कि देखो भाई ऐसे होता है, ऐसे होता है, ऐसे होता है। और मैं रिटेलर को भी ज्ञान दे सकती हूँ
कि देखो भाई ड्राई फ्रूट्स को ऐसे रखना चाहिए ताकि तुम्हारी दुकान में ज्यादा खराब ना हो, और तुम ज्यादा स्टॉक लो ही मत, तुम कंजम्पशन का देख लो कितना होता है। तो यानी कि उस होलसेलर को अपनी फील्ड की सबसे ज्यादा नॉलेज है, क्योंकि वो कई प्रोड्यूसर्स के साथ और कई रिटेलर्स के साथ काम कर रहा है, तो वो ज्यादा लोगों से मिल रहा है। तो कभी होलसेलर बनने का ख्वाब अगर हो तो पहली चीज जो आनी चाहिए वो आना चाहिए पीआर क्रिएट करना, बातें करना, क्योंकि आपको बहुत डाइवर्सिफाइड लोगों से बातें करनी है। प्रोड्यूसर के अलग दुख सुनने हैं, जो मैन्युफैक्चरर है उसके जीवन के अलग दुख होंगे, और रिटेलर के जीवन के अलग दुख होंगे। तो दोनों के जीवन के दुखों को समझना है। तो आपको अंदर बहुत दिमाग, बहुत पेशेंस और बहुत हाई स्किल ऑफ कम्युनिकेशन आनी चाहिए। ठीक है, तो होलसेलर क्या कर रहा है, वो प्रोड्यूसर को ये हेल्प कर रहा है कि भाई लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर, तू कर भाई, तू कर, मैं बैठा हूं, तू कर, मैं बल्क में ऑर्डर दे रहा हूं ना भाई। एक तो तुम्हें ऑर्डर मिले कि तुम, एक रिटेलर तुम्हें डायरेक्ट ऑर्डर दे कि हमारी 100 बना दो, एक मैं ये कहूं तुम 10,000 बनाओ, क्योंकि मेरे पास ऐसे 100 वाले कई ऑर्डर है। तो तुम अकेले एज अ मैन्युफैक्चरर तो इतने सारे रिटेलर्स के पास नहीं जा सकते ना, लेकिन मैं रिटेलर्स के पास हूँ, मेरे पास रिटेलर्स हैं, मैं तुमसे बल्क में प्रोडक्शन करा सकती हूँ। उससे बेनिफिट हम सबको हो रहा है, पूरी चेन को हो रहा है भाई। अगर कॉस्ट कम लगेगी तो प्रॉफिट उसने भी कमाया, मैंने भी कमाया, रिटेलर ने भी कमाया, बट ओवरऑल कॉस्ट ज्यादा लगेगी तो सबका प्रॉफिट तो हो गई, लेकिन अल्टीमेट बर्डन तो कंज्यूमर पे है। तो होलसेलर, और वही वाली बात है, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट होता है तो कहीं ना कहीं प्रॉफिट भी कम हो ही जाता है कॉस्ट ज्यादा होने से। तो उसको लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए असिस्ट कर रहा है, अपनी एक्सपर्ट एडवाइस दे रहा है, मार्केटिंग में हेल्प कर रहा है। एक मैन्युफैक्चरर यहाँ पर बैठा है, ये मैन्युफैक्चरर बैठा है एक हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में, अब उसको जगह जगह करना है सप्लाई, तो होलसेलर उसकी हेल्प कर रहा है ना, कि यहाँ 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 सब जगह सप्लाई होलसेलर कर रहा है। फिर यहाँ के होलसेलर ने फिर फर्दर 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 यहाँ सब जगह लेकर गया। तो बेसिकली वो यहाँ बैठा है, वो नहीं कवर कर सकता, उसके पास नहीं है ये ऑप्शन, लेकिन होलसेलर्स की वजह से वो मार्केटिंग इजीली कर सकता है। होलसेलर रिटेलर के लिए भी मार्केटिंग करता है, रिटेलर के लिए भी वो मार्केटिंग सपोर्ट दे रहा है। अब उसको कैसे दे रहा है, मैं होलसेलर हूं, मैंने एक बहुत बड़ा सा एड निकाल दिया कि गुड क्वालिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स एट दिस एंड दैट, बड़ा बड़ा, और उसमें मैंने अपने रिटेल आउटलेट के एड्रेस दे दिए। ये हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं, 10 आउटलेट्स हैं, आप यहां से ले सकते हो। यानी कि मैंने एक एडवर्टाइजमेंट किया, उसमें मैंने मार्केटेड बाय लिख दिया अपना और रिटेल आउटलेट्स लिख दिए, तो एक ही एड में 10 आउटलेट्स कवर हो गए। समझ रहे हो? प्रोड्यूसर, और उसके नीचे उसने प्रोड्यूस्ड बाय भी लिख दिया, मतलब मैन्युफैक्चर्ड बाय। तो तुम कभी किसी प्रोडक्ट पे देखना, उसमें लिखा होता है मैन्युफैक्चर्ड बाय, मार्केटेड बाय, है ना। तो उसका पर्पस ही ये होता है कि आपकी मार्केटिंग कौन कर रहा है, वो होलसेलर कर रहा है, होलसेलर खुद से मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मार्केटिंग सपोर्ट वो रिटेलर को भी दे रहा है और मैन्युफैक्चरर को भी दे रहा है। फिर प्रोडक्शन कॉन्टिन्यूटी, अब अगर मान लो वो स्टोरेज फैसिलिटी ना दे, उसका प्रोडक्शन हो गया, वो रखा है, अब वो वहां से क्लियर होगा स्टॉक, तभी तो और प्रोडक्शन कर पाएगा। लेकिन क्योंकि होलसेलर ने स्टोरेज फैसिलिटी दे दी, तो अब प्रोड्यूसर के लिए, जो मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए बड़ा आसान हो गया। उसने कहा कि भैया मेरा तो पास तो सामान हट गया ना मेरी जगह से, तो चलो ठीक है, अब मैं अपना और मैन्युफैक्चरिंग कर सकता हूँ। तो बाय द टाइम वो सामान वहां सेल होगा, वो और मैन्युफैक्चरिंग करके रेडी कर देगा, तो प्रोडक्ट बना रहेगा, बीच में गैप नहीं आएगा। समझ रहे हो? उसने वहां प्रोड्यूस किया, यहाँ गोडाउन में शिफ्ट किया, यहाँ से अब वो काम कर रहा है, और बैक एंड पे वो अलग से और प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी उन्होंने। तो प्रोडक्ट कंटिन्यूएशन में रहा, गैप नहीं आया, और वही रिटेलर को बेनिफिट मिल रहा है। रिटेलर के पास गुड्स की अवेलेबिलिटी पूरी तरह से है, हर समय है, जब भी उसे चाहिए हो, अगर उसके पास खत्म हो गया, उसने फटाफट से होलसेलर को बोल दिया, होलसेलर ने अपने लड़के के हाथ भेज दिया सामान।
क्योंकि होलसेलर का तो काम ही है कि अपने पास स्टोरेज रखना, व्हेन रिटेलर्स रिक्वायर्ड तो उनको पहुंचा देना। और स्पेशलाइज नॉलेज तो है ही, मैंने बताया कि होलसेलर को स्पेशलाइज नॉलेज है, उसका बेनिफिट उसे मिलता ही मिलता है। तो ये सारे थे सर्विसेज जो होलसेलर दे रहा है। अब हम रिटेलर की बात कर रहे हैं, तो क्या रिटेलर बेचारा बिल्कुल किसी काम का नहीं है क्या? है ना, उसके भी तो कुछ फायदे होंगे। क्या फायदे होंगे रिटेलर के? किसके इस पे की मैंने किसी भी कंटेक्स्ट में तुम जनरल बताओ तुम कि एक रिटेलर से क्या बेनिफिट हो रहा है, रिटेलर क्या सर्विसेज दे सकता है? हमारे गुड्स को कंज्यूमर तक पहुंचा रहा है, एक तो ये बड़ी बड़ी सर्विस है। और क्या सर्विस दे रहा है? सोचो सोचो, तुम किसी शॉप से सामान लेते हो तो वो रिटेलर क्या सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है? सोचो, सोचो तो सही, बताओ तो सही, थोड़ा सा सोच के बताओ तो सही। दिमाग तो लगाओ, ऐसे कैसे बिल्कुल कहानी थोड़ा सुना रही हूँ कि कथा वाचक हूं मैं और तुम सुनते रहोगे। अच्छा, अगर तुम्हें कोई प्रोडक्ट पसंद नहीं आता, खराब निकलता है, तुम किसको जाके गालियां सुनाते हो? बेचारा सबसे बड़ी सर्विस तो यही दे रहा है, खराब प्रोडक्ट बना रहा है मैन्युफैक्चरर, पहुंचा रहा है होलसेलर, गालियां कौन खा रहा है? रिटेलर। या और चलो अब हम पॉजिटिव बात करते हैं। अगर आपको कुछ अच्छा लगा तो आप जाके उसी से मांगते हो, भैया वो उस दिन लेके गए थे, बहुत बढ़िया चीज थी, दोबारा दे दो, आपकी दुकान में भैया मजा आ जाता है आपकी दुकान की चीज। तो एक कस्टमर का फीडबैक तो रिटेलर ही दे रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, क्योंकि एक्चुअली में कस्टमर के रिएक्शन उसको देखकर क्या है, वो भी तो रिटेलर ही देख रहा है ना। खरीद पॉजिटिव नेगेटिव छोड़ो, एक प्रोडक्ट को देख के आपके फर्स्ट रिएक्शन क्या आ रहा है, उसको नोटिस कौन कर रहा है? और रिटेलर ये सब नोटिस करता है। भाई आपका ना ये प्रोडक्ट देख लो, बहुत खरीद बिक नहीं रहा बहुत ज्यादा, लेकिन लोग देख बहुत रहे हैं, अगर लोग देख रहे हैं तो कल खरीद भी लेंगे ही। तो नेक्स्ट हमारे पास आता है सर्विसेज ऑफ रिटेलर। तो इस हिसाब से हमारे पास सर्विसेज टू मैन्युफैक्चरर एंड होलसेलर्स एंड सर्विसेज टू कस्टमर्स। तो जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि मैन्युफैक्चरर्स को या होलसेलर्स को वो मार्केट इंफॉर्मेशन राइट वे में दे सकते हैं, क्योंकि वो कस्टमर से डायरेक्ट डील कर रहे हैं, तो उनके पास फीडबैक होता है पूरा कस्टमर का। ठीक है, तो हेल्प्स इन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, ये तो बहुत बेसिक सी बात है ही कि एक प्रोड्यूसर ने सामान बनाया, होलसेलर का भी एक एरिया है, लेकिन मेन जो उसका डिस्ट्रीब्यूशन है पर्सन टू पर्सन, वो डिस्ट्रीब्यूशन तो रिटेलर ही कर रहा है। ठीक है, पर्सनल सेलिंग भी रिटेलर ही कर रहा है। अगर आपको वो गुड्स नहीं समझ में आ रहे, आप शॉप पे गए कि भैया ये तो अच्छे से नहीं लग रहे कुछ, मुझे तो काजू में कलर से ऐसा लग रहा है कुछ ऐसे, तो आपको वही तो बोलेगा, अरे नहीं मैडम ये तो बहुत बढ़िया है, ये तो मैक्सिमम कस्टमर्स है तो हमारा बिकता ही जाता है, खत्म ही होता है, स्टॉक बचता ही नहीं इसका, तो हमारा आता है खत्म होता है, आता है खत्म हो जाता है। ये सुन के आपको अगर कहीं ना कहीं परसुएशन तो हो ही जाएगी ना कि हाँ, एक कस्टमर को लगेगा हाँ भाई सही कह रहा है, देखो बहुत है, आपके सामने सामने 2 लोग और मांगने आ गए, तब तो आप ले ही लोगे, फिर कंफ्यूजन होगी। तो भी पर्सनल सेलिंग मतलब पर्सनली हर कस्टमर को उसके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली डील करना, वो तो रिटेलर ही कर रहा है। ठीक है ना, क्योंकि मैंने कहा भैया ये अखरोट खराब तो नहीं हो जाएंगे, मैडम आपकी कंजम्पशन कितनी है आप ये बताओ, आप कितना है, मैं बताऊंगी इतना कंजम्पशन है, तो मैम फिर आप 250 ग्राम ले लो, कोई बात नहीं, आप दोबारा ले जाना, हम तो यहीं बैठे हैं जी। तो कस्टमर को कितना अच्छा लगेगा, देखो जबरदस्ती इसने 1 किलो नहीं लिया, 2.5, खुश हो गया कस्टमर, दोबारा उसकी दुकान में पक्का जाएगा वो कि भाई ये बढ़िया दुकानदार है, मेरे पैसे नहीं लूटे।
वहीं पे वो शॉपकीपर ये कहता, मैडम हमारा ना पता नहीं है, फिर स्टॉक जल्दी खत्म होता, आप एक काम करो, कुछ खराब नहीं होता, बिगाड़ता नहीं है, 1 किलो ले जाओ। अब हो गया वो खराब, कड़वे हो गए। मैं गई, मैडम आपने जरूर किसी ध्यान रखना कहीं डब्बे में थोड़ा बहुत कहीं गीलापन तो नहीं रह गया था। अब शक तो हो ही जाएगा यार, हो सकता है रह गया हो हल्का से गीलापन। मैडम आपने कुछ और डाला होगा पहले, उसकी स्मेल रह गई होगी, इसलिए ना ये खराब हो गए। हाँ यार हो सकता है, पहले मैंने मैंने पहले चावल डाले हुए थे, वो पोंछा नहीं होगा ढंग से ना, थोड़ा सा रह गया होगा। मतलब आपके तो, लेकिन फिर आप सोचोगे नहीं मैं इधर से नहीं लेती फिर ठीक है भाई गलती मेरी है, लेकिन फिर भी इसने तो तब कहा था ना कि कुछ नहीं होगा। तो बात यह है कि वो जो पर्सनल सेलिंग है, जो परसुएशन वाला काम है, वो तो रिटेलर ही कर रहा है ना। ऐसे ही अनेबलिंग लार्ज स्केल ऑपरेशन, क्योंकि वो स्मॉल स्केल पे काम कर रहा है इसलिए आप लार्ज स्केल प्रोडक्शन कर पा रहे हो, वेरी ऑब्वियस। कलेक्टिंग मार्केट इंफॉर्मेशन, ये हम बात कर ही चुके हैं, और हेल्प्स इन प्रमोशन, प्रमोशन तो यही कर रहा है। ठीक है, कस्टमर को क्या बेनिफिट्स दे रहा है? कस्टमर को वन रूफ सर्विसेज दे रहा है, रेगुलर अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स अंडर वन रूफ। मैं उस ग्रोसरी की शॉप पे गई तो मुझे उस ग्रोसरी की शॉप पे सब कुछ मिल गया, लेकिन अगर मैं होलसेलर पे जाऊंगी तो मुझे उससे एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक है ना। अगर मैं गाजीपुर सब्जी मंडी जाऊंगी तो मुझे आलू वाले से आलू लेना पड़ेगा, टमाटर वाले से टमाटर लेना पड़ेगा, गोभी वाले से गोभी लेनी पड़ेगी। लेकिन मैं अपने सामने वाले भैया की दुकान पे जाऊंगी तो मुझे उसकी एक ही रेहड़ी पे सब कुछ मिल जाएगा, ये भी दे दे, ये भी दे दे, ये भी दे दे, और फिर धनिया तो फ्री मिलेगा। फ्री धनिया की तो बात ही कुछ और होती है फिर न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन, कस्टमर जब जाता है तो कस्टमर को न्यू प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन भी रिटेलर देता है। हम गए, जैसे मेरी तो बहुत आदत है, एक बार ना एक कॉफी ब्रू कॉफी के साथ एक मग, जब ब्रू कॉफी नई आई थी तो उन्होंने एक बहुत प्यारा सा मग इंट्रोड्यूस किया था, और वो भी सिर्फ 100 ग्राम की कॉफी के साथ। मतलब 100 ग्राम की कॉफी के साथ एक मग मिलना बहुत बड़ी बात होती है मेरे यहाँ कॉफी की कंजम्पशन भी अच्छी खासी, क्योंकि बच्चे भी होते रहे, तो मैंने उनसे कहा भैया आप एक काम करो पूरे 12 पैकेट कर दो इतने प्यारे मग है। कहता मैडम 12 पैकेट 100 ग्राम की कॉफी। मैं कहा भैया मेरे यहाँ खप जाती है, मेरे बच्चे खूब कॉफी पीते हैं, मेरे बच्चों को सर्दियों में रोज कॉफी पीनी होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मग चाहिए मुझे, ये बहुत अच्छे हैं। अब इतने साल पुरानी बात है, लेकिन आज भी भैया स्कीम वाली कोई चीज है क्या, या कुछ और नया आया है क्या ट्राई करने के लिए। तो उसने बताया कि हाँ मैम ये नया आया, जैसे मैं पहले जो चाय की पत्ती लेती थी, फिर मैंने कहा कोई नई चाय पत्ती आई है कि, उसने कहा वाघ बकरी आई है। मैंने क्या नाम है ये, वाघ बकरी, क्या ऐसे क्या नाम होता है ये? तो कहता है मैम डिमांड अच्छी है। मैंने कहा जो खराब हुई ना मैं खुला पैकेट वापस कर जाऊंगी। अच्छी लगी, मैं तो वही चाय पीती हूँ मांग के, भैया वही चाहिए। तो और अगर मैं वो खुला पैकेट सच में उसे दे भी आते ना, क्योंकि उसने मुझे बोला, मैं रेगुलर कस्टमर हूँ पिछले 25 साल से उसकी, मैं उसको अगर बोल भी देती ना कि मेरे को नहीं अच्छी लगी रखो आप, पता वो रख भी लेता खुला। ये बात और है कि मैं शायद देती नहीं, लेकिन अगर मैं देती, ये रिटेलर की सर्विस है ना कि वो हमारी बाइंग को कन्वीनियंट कर देता है, न्यू प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन देता है। मैं अभी जब भी फोन करती हूँ तो मुझे सबसे पहले यही बोलता है, मैंने कल भी जब सामान मंगाया उससे फोन करके, तो मुझे वो बोलता है मैम बिस्किट नहीं मंगाया आपने ना, भुजिया का पैकेट का वो पूछता है। अब तो छोड़ दिया, मैंने उसे समझा दिया, मैंने कहा भुजिया के पैकेट का मत पूछा अगर भैया, मैंने बच्चों को भुजिया सर्व करनी बंद कर दी है, बच्चे बहुत भुजिया खाने लगे हैं। लेकिन एक कस्टमर के लिए कितनी रिकॉग्नाइज्ड वाली बात होती है ना, मैं भूल रही भैया और कुछ था, मैम ये होगा ये होगा ये होगा। मतलब उसको इतने सालों में मेरी परचेजिंग बिहेवियर पता लग गया कि क्या ग्रुप ऑफ आइटम्स, अगर ब्रेड मंगाई है तो मैम बटर है या खत्म, वो ऐसे पूछ लेता है। तो बात वो है कि एक कस्टमर को ये आफ्टर सेल सर्विसेज में भी आता है कि आफ्टर सेल सर्विसेज है, घर तक सामान पहुंचाना। मुझे जेप्टो या ब्लिंकिट नहीं करना पड़ता सामान, उनके चार्जेस देख के मैं तो होश उड़ जाते हैं। मैं तो अपना बस अपने MM स्टोर वाले भैया को फोन करती हूँ, 50 रुपए का भी सामान तो बेचारा ऐसा हंसते हुए देके जाता है। ये बात और है कि मैं मंगाती नहीं हूँ, मुझे खुद शर्म आ जाती है कि बेचारे के लड़के को क्यों तंग करा, बट स्टिल आई हैव ऑप्शन। तो ये आफ्टर सेल सर्विस ही है उसकी। लोग कहते हैं अरे बहुत महंगा है, महंगा है तो क्या हुआ, जेप्टो पे दे देते हो 20 रुपए तुम,
तो हम उस पर दे देंगे, क्या ही फर्क पड़ता है। वाइड सिलेक्शन है, आपके पास वेरियस है, मतलब अगर चाय पत्ती लेनी है तो उसके पास 5 तरह की 10 तरह की चाय पत्ती होगी, आप उसमें से चूज कर लो, तो आपको वहां पे वाइड सिलेक्शन मिल रहा है। ठीक है। और क्रेडिट फैसिलिटीज, एक कस्टमर को ये मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स कोई क्रेडिट थोड़ा देने वाले हैं, हमें तो क्रेडिट हमारा रिटेलर ही देगा कि भैया सामान इतना इतना भेज दो, पैसे भैया 2 दिन बाद भेज दूंगी मैं आपके, अभी सैलरी नहीं आई है। ठीक है मैम, आप कहाँ भागे जा रहे हो। तो ये फैसिलिटी में कौन दे रहा है, रिटेलर ही दे रहा है। तो रिटेलर इज द किंग, तो मैं रिटेलर हूँ। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारे होलसेलर और रिटेलर की कहानी यहाँ पे समाप्त होती है। अब आगे की कहानी आती है कि रिटेलर कितने तरह के होते हैं। ठीक है। तो हमारे पास अब हम करेंगे टाइप ऑफ रिटेलर्स, कि रिटेलर्स कितने तरह के होते हैं। बहुत तरह के होते हैं, सारे तो हम डिटेल में इस चैप्टर में डिस्कस कर भी नहीं पाएंगे, बट हाँ मेजर हम लोगों के सिलेबस में है, वो हम करेंगे। तो टाइप ऑफ रिटेलर्स में अलग अलग बेसिस हैं, ये सब ओवरलैप भी करते हैं आपस में एक दूसरे के साथ। जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लार्ज, मीडियम, स्मॉल। ठीक है, 3 तरह के। फॉर एग्जाम्पल लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल रिटेलर्स के एग्जाम्पल, जैसे स्मॉल हो गए ये सब्जी वाले, मीडियम हो गए एमएल स्टोर वाला, वो भी स्मॉल में ही आते हैं। मीडियम हो गए, जैसे कि मान लो किसी के मॉल में अगर कोई शॉप है तो वो मीडियम में आ गए, और जो ये हमारे बिग बाजार, विशाल मेगा मार्ट्स, ये लार्ज में आ गए। ठीक है। तो कौन कितने लेवल पे काम कर रहा है वो हमारे ऑन द बेसिस ऑफ साइज है। कुछ कह रही थी। तो लार्ज, मीडियम एंड स्मॉल। ठीक है। फिर हम ओनरशिप के बेसिस पे बात करें कि जो हमारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारी फॉर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ भी काम करती हैं। सोल प्रोप्राइटर, अब इसमें स्मॉल वाला भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में आ सकता है, जरूरी नहीं है कि वो स्मॉल है तो वो सोल प्रोप्राइटर ही हो, स्मॉल वाला भी सोल प्रोप्राइटर या पार्टनरशिप में आ सकता है। मीडियम वाला भी सोल, कोऑपरेटिव या पार्टनरशिप में आ सकता है। लेकिन जो लार्ज स्केल होगा वो चारों फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में लाई कर सकता है। ठीक है। क्योंकि अगर हम बिग बाजार या विशाल मेगा मार्ट की बात कर रहे हैं तो वो लार्ज हैं और वो एक कंपनी की फॉर्म में भी हैं। तो इस तरह से ये हमारा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें भी वो लाई कर सकते हैं कि कौन सी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दे चूज टू वर्क। फिर ऑन द बेसिस ऑफ मर्चेंडाइज, कुछ होते हैं स्पेशलिटी स्टोर्स। स्पेशलिटी स्टोर्स का मतलब क्या हुआ कि वो स्टोर्स हमारे सिर्फ कुछ स्पेशल गुड्स के लिए काम करते हैं। ठीक है। जबकि जो सुपर स्टोर्स होते हैं, सुपर स्टोर्स मतलब जहां पे बहुत वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स होती है, वो सुपर स्टोर्स हो गए। डिपार्टमेंटल स्टोर्स और सुपर स्टोर्स में बहुत थोड़ा सा डिफरेंस है। डिपार्टमेंटल स्टोर्स में जिसमें हर प्रोडक्ट के लिए अलग अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं वो रिटेलर्स ही। तो जैसे कि बिग बाजार एक डिपार्टमेंटल स्टोर है। ये 3 हमारे पास होते हैं, इनको भी हम डिटेल में भी करने वाले हैं, हमारे सिलेबस में है। ऐसे ही ऑन द बेसिस ऑफ परमानेंस, आइटिनरेंट्स। आइटिनरेंट्स क्या होते हैं, जो जैसे हमारे सब्जी बेचने वाले भैया हैं, या हमारे पास कोई भी जो हॉकर्स होते हैं वो हो गए, मतलब जो परमानेंट नहीं है। और एक होती है जो फिक्स प्राइस शॉप है, वो फिक्स प्राइस शॉप हो गई, वो शॉप वहीं रहनी है सालों साल तक। तो इस तरह से आइटिनरेंट्स जिनका कोई फिक्स जगह नहीं होती है, लेकिन फिक्स प्राइस शॉप्स जो कि फिक्स शॉप होती हैं वो अपनी जगह से नहीं हिलती हैं। अब हम गोइंग फर्दर आइटिनरेंट्स एंड फिक्स शॉप रिटेलर्स के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, गॉट इट। तो अब हम लोग जो डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं वो है आइटिनरेंट। जो आइटिनरेंट रिटेलर्स होते हैं, इनकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, जैसे कि इनके नाम से पता है कि ये हमारे फिक्स्ड शॉप वाले रिटेलर्स नहीं होते। ठीक है। ये कौन होते हैं, जो बहुत स्मॉल ट्रेडर्स हैं, जिनके पास बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज है, उनके पास कोई फिक्स शॉप नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा इन्वेंट्री नहीं रख रहे अपने पास, क्योंकि उनके पास स्पेस नहीं होता है, कोई फिक्स जगह नहीं होती है, तो उनकी इन्वेंट्री कोई बहुत ज्यादा
नहीं होती है, स्मॉल इन्वेंट्री पे काम करते हैं, ठीक है। जनरली ये लोग कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, जो डेली कंज्यूमर प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि झाड़ू बेचने वाले भैया हो गए, या गोलगप्पे वाले भैया आवाज लगाते हुए जाते हैं। आजकल तो थोड़ा ये तुम लोगों ने शायद देखा ही नहीं होगा, कम हो गया है अर्बन एरियाज में, कि शाम के समय टिक्की वाले गोलगप्पे वाले गली में आए। हम लोगों के समय टर्न करके आवाज आती है। हमारे बचपन में तो ऐसे होता था, फिक्स होता था दोपहर में 2 बजे कुल्फी वाले भैया आएंगे, घंटे बज जाते थे, कुल्फी वाले भैया आ गए, ओहो भैया वो तो लेनी ही लेनी है। गली के सारे बच्चों ने जाके 2 बजे वो कुल्फी तो, और फिर वो कोई गेम भी खिलाते थे, जो वो गेम जीत जाते थे उसको कुल्फी फ्री मिलती थी। तो हमारे लिए वो ज्यादा एक्साइटमेंट होती थी कि मम्मी से पैसे नहीं मांगेंगे, हम फ्री में खेल कर आएंगे। तो वो मतलब बचपन में एक कुल्फी वाले भैया का 2 बजे, फिर शाम को 5 बजे 6 बजे एक टाइम होता था, सर्दियों में 4-5 बजे और गर्मियों में 6-7 बजे शाम के समय गरम गरम टिक्की और गोलगप्पे वाले भैया की रेडी आ जाती थी। टिक्की वाले तवे पे टन 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 बजती हुई, और फिर वो जो टिक्की रोजाना, मतलब एक टिक्की लेनी और सब तीनों भाई बहन खाएंगे, वो एक अलग लेवल ऑफ मजा होता था। और वो कोई गेम नहीं खिलाता था तो हम रोज उनसे शिकायत करते थे कि भैया आप भी गेम खिलाया करो कुल्फी वाले अंकल के जैसे। ये चीजें अब थोड़ा सा शहरों में कम देखने को मिलती हैं, अभी भी जो टियर 2 सिटीज 3 सिटीज हैं उनमें है, टियर 1 सिटीज में ये चीजें कम हो गई हैं, बट इसका अपना अलग लेवल ऑफ फन होता है। एनीवेज, बचपन को छोड़ो, तो बेसिकली ये जितने भी हैं ये सब बहुत ज्यादा कंज्यूमर गुड्स पे फोकस करते हैं। जैसे अभी भी हर सोसाइटी के बाहर एक सब्जी वाले भैया की जगह ऑलमोस्ट फिक्स हो जाती है, मतलब वो होते आइटिनरेंट्स ही हैं, लेकिन पता होता है कि सब्जी वाले भैया उस सोसाइटी, हमारे कहते हैं सावरकर वाला सब्जी वाला भैया, ब्रदर्स का सब्जी वाला भैया, ऐसे हर सोसाइटी का सब्जी वाले भैया हैं। टेलर हैं, टेलर ऐसे नहीं जो पूरे पूरे कपड़े बनाते हैं, वो छोटे छोटे अपना आपका नॉर्मल रिपेयरिंग वर्क कर देते हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे हैं। अभी सर्दियां शुरू हो रही हैं तो उसमें मूंगफली वाले भैया हैं, वो हैं। अब वो मूंगफली वाले भैया को हम देखते हैं कि समर्स में वो फ्रूट्स बेच रहे होते हैं, विंटर्स में वो मूंगफली बेचते होते हैं, तो वो सीजन के अकॉर्डिंगली चेंज करते रहते हैं। तो उनसे कस्टमर सर्विसेज बहुत अच्छी मिलती हैं। जैसे कई बार मैं इनको बोल देती हूँ भैया नीचे से सब्जी देने आओगे ना ऊपर, तो कड़ी पत्ता भी लेते आना, तो वो थोड़ा कस्टमर को सर्विसेज बहुत अच्छी देते हैं, क्योंकि उनको अपने कस्टमर्स को बांध के रखना होता है, ठीक है ना। डोर स्टेप सर्विस दे रहे हैं, व्हाट्सएप कर दो, थोड़ा हटैक हो गया हमारा सब्जी वाला भैया, फोन करेंगे तो कहेंगे मैडम व्हाट्सएप कर दो सब्जियां सारी, टाइम नहीं है लिखने का, बिजी है भाई वो बहुत ज्यादा, ऐसे व्हाट्सएप करवा लेता है। फिर मैं उसे व्हाट्सएप करती हूँ, फिर वो लिंक पर्ची की फोटो भेज देता है, मैं उसे पेमेंट कर देती हूँ और फिर मैं उसकी फोटो उसे भेज देती हूँ, मतलब विदाउट एनी कम्युनिकेशन सब्जी घर में आ जाती है। अब वो थोड़ी महंगी होती है, नो डाउट, बट हमें किस चीज के पैसे दे रहे हैं कि यार हम अगर ब्लिंकिट से मंगाएंगे, ज़ेप्टो से मंगाएंगे तो उनमें भी तो पैसे दे देंगे, चलो इस बेचारे को दे देते हैं, फ्रेश सब्जियां ये भी दे ही रहा है हमें, और हमारे और 2 काम भी कर रहा है। तो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन बहुत रहता है। लिमिटेड इन्वेंट्री है, वेरी लेस स्टोरेज है, ठीक है। हालांकि ये जो टॉपिक्स है ये ऐसे हैं नहीं कि इनको बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ाया जाए, ये सब आप जानते हो, मतलब इस चैप्टर में जो भी पढ़ने वाले हैं वो पूरी नॉलेज आपको है, इसलिए मैं आपको एक ब्रीफ में सारी बातें बताती चली जा रही हूँ कि आप बातें तो पता होती हैं, लेकिन फिर भी सिलेबस में तो पढ़ना भी है और थोड़े टेक्निकल वर्ड्स भी आ जाते हैं। अब तुमसे अगर जनरल में पूछा जाता कि बताओ सब्जी वाले भैया के यहाँ खड़े होने का फायदा क्या है, तो वो क्या फायदा, सब्जी आ जाती है और क्या होता है, तुम ये टेक्निकल चीजें नहीं लेकर आ पाते इसमें। अब इसमें भी हम ये कह रहे हैं कि आइटिनरेंट्स भी देखो 4 तरह के होते हैं। एक है पेडलर्स एंड हॉकर्स, जो सर्दियों में गर्मियों में हर मौसम में अपना पैडलर्स साइकिल पे चल रहे हैं। वो एक झाड़ू वाला भैया है, और झाड़ू वाले भैया हर दिवाली पे हमें मिल जाते हैं, और वैसे भी उनका डे फिक्स है कि मंडे वो इधर की सोसाइटीज कवर करते हैं, ट्यूसडे वो इधर की सोसाइटीज कवर करते हैं, ऐसे करके उन्होंने अपना वो साइकिल पे अपना झाड़ू बेचने का काम करते हैं। पता नहीं कितने सालों से मैं उन्हें देखती आ रही हूँ, मतलब 20 साल तो मुझे याद है कि मैं देखती आ रही हूँ उन्हें, उन भैया को। तो ये सब क्या है, ये पेडलर्स एंड हॉकर्स हैं, ये चलते रहते हैं चलते रहते हैं। ये बात और है कि इनका एरिया थोड़ा बहुत समय फिक्स हो जाता है, बट फिर भी ये चलते रहते हैं। मार्केट ट्रेडर्स कौन से होते हैं, मार्केट ट्रेडर्स होते हैं जैसे तुमने सुना है मंडे मार्केट, ट्यूसडे मार्केट। अब
अपने एरिया में जैसे मंडे मार्केट लगती है और एक सैटरडे मार्केट लगती है, तुम देखोगे वो जो भैया सूट बेच रहे थे मंडे मार्केट में, वो भैया सैटरडे मार्केट में भी सूट ही बेच रहे होते हैं। फिर कहीं ट्यूसडे मार्केट लगती होगी तो वहां पे भी वो सूट ही बेच रहे होंगे, मतलब उनका प्रोडक्ट सेम है, मार्केट चेंज होती जा रही है, ठीक है ना। तो वो मार्केट ट्रेडर्स हो गए। आपको एग्जाम में जनरली केस स्टडीज आती हैं और उसमें आपको ये रिकग्नाइज करना होता है कि कौन से टाइप के आइटिनरेंट्स हैं, ठीक है। और ज्यादा से ज्यादा एक मेरिट एक डिमेरिट। अगर हम बात करें पेडलर्स एंड हॉकर्स की, तो इसका मेरिट ये है कि हमें बिल्कुल फ्रेश आइटम इमीडिएट सर्विस के साथ मिल जाते हैं। नुकसान ये है, जो सभी का ही एक नुकसान है, जिसमें कि इनका नुकसान ये है कि अगर कोई चीज खराब निकल जाए तो हम उन्हें पकड़ ही नहीं सकते, ठीक है ना। मार्केट ट्रेडर्स का भी सेम है कि आप उन्हें पकड़ तो नहीं सकते हो, लेकिन हाँ आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट जरूर मिल जाएगा, क्योंकि वो सिर्फ सूट्स का काम कर रहा है, वो एक पर्टिकुलर आइटम, वो एक है जो बर्तनों का काम कर रहा है, तो आपको स्पेशलाइजेशन का बेनिफिट वहां पे मिल रहा है। पकड़ भी सकते हो, पता ही है कि इस मार्केट में ही होता है, ये जाके पकड़ भी सकते हो। लेकिन हाँ, फिक्स शॉप नहीं होने से थोड़ा सा नुकसान तो है ही। स्ट्रीट ट्रेडर्स, जो हमारे पेवमेंट ट्रेडर्स भी हम इन्हें कहते हैं। कौन होते हैं स्ट्रीट ट्रेडर्स? नाम सुना है स्ट्रीट ट्रेडर्स का? तुमने देखा होगा रेलवे स्टेशन, बस स्टॉप या ऐसी जो जगह होती है, स्कूल्स के बाहर आइसक्रीम वाले भैया होंगे, वो उस स्कूल के बाहर ही तुम बचपन से देख रहे हो कि भैया रोज मिलते हैं, ठीक है ना। उनकी वो जगह फिक्स है कि वो आइसक्रीम बेच रहे होते हैं। सर्दियां आ जाएंगी तो शायद वो मूंगफली बेच रहे होंगे, लेकिन ये बात पता है कि वो उनकी जगह फिक्स रहती है। आइटम थोड़ी बहुत चेंज हो भी जाए, बट बहुत फ्रिक्वेंटली वो अपनी जगह नहीं चेंज करते हैं, तो वो हमारे स्ट्रीट ट्रेडर्स हैं। चीप जैक्स क्या है? चीप जैक्स ये जनरली अपनी जगह ऐसे, मतलब एक लोकेलिटी फिक्स कर ली, अब उस लोकेलिटी में वो जनरली अपनी जगह नहीं बदलते, उनके कस्टमर्स भी सेम रहते हैं, बस फर्क सिर्फ इतना है कि अपना काम बदलते रहते हैं। जैसे कि विंटर्स आई तो विंटर गारमेंट्स रख लिए, दिवाली आई तो पटाखे रख लिए, होली आई तो पिचकारी रख ली, तो वो चीप जैक्स हो गए। मतलब जैक्स तो हैं, आपके हर काम का सोल्यूशन है। मतलब वो भैया आपकी घड़ी भी ठीक कर देंगे और मिक्सी भी ठीक कर देंगे। आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि ये घड़ी ठीक करने की स्पेशलाइजेशन है, वो आपकी मिक्सी भी ठीक कर देंगे, और अगर कोई वॉशिंग मशीन में प्रॉब्लम आ गई तो वो भी ठीक कर देंगे। वो हर जगह पाए जाते हैं। हमारी सोसाइटी में भी एक पप्पू भैया हैं ऐसे, वो कोई परेशानी हो, पप्पू भैया ये परेशानी हो, वो सब ठीक कर देंगे। तो जैक फॉर ऑल है वो, तो इन्हें हम चीप जैक्स कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये हमारे होते हैं आइटिनरेंट्स। गॉट इट? नेक्स्ट हमारे पास आते हैं फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। तो नेक्स्ट हमारे पास आए फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स। नाम से हमें समझ में आ रहा है कि फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स का मतलब क्या हुआ कि जिनकी एक फिक्स शॉप है, तो उसका बेनिफिट क्या हो रहा है कि कस्टमर को ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रहा है, कस्टमर उस पर ज्यादा रिलाय कर पा रहा है, और एक फिक्स प्राइस शॉप की गुडविल हमेशा ज्यादा अच्छी होती है, ठीक है। तो फिक्स प्राइस शॉप वाले अपने पास इन्वेंट्री भी थोड़ा मेंटेन करके रख लेते हैं, क्योंकि उनके पास फिक्स जगह फिक्स है, उनको पता है कि उनकी शॉप यहीं पर ही है, तो वो लोग थोड़ी इन्वेंट्री भी मेंटेन करके रख लेते हैं। उनको डेली बेसिस पे इन्वेंट्री लेने की जरूरत नहीं होती, वो लोग अपने एरिया के अकॉर्डिंगली देख लेते हैं कि हमें 1 वीक की, 10 डेज की या मंथली बेसिस की इन्वेंट्री मेंटेन करनी है, ठीक है। तो वो ज्यादा ऑर्गेनाइज्ड हो सकते हैं। ऑल्दो ये भी देखा गया है कि जो फिक्स प्राइस शॉप ओनर्स हैं वहां की चीजें लिटिल बिट कॉस्टली होंगी, क्योंकि उनके ओवरहेड एक्सपेंसेस भी हैं, जबकि एक आइटिनरेंट के ओवरहेड एक्सपेंडिचर्स इतने ज्यादा नहीं होते हैं। तो वो सारी बातें कंपेयर करो तो ऐसा हम कह नहीं सकते कि आइटिनरेंट ज्यादा अच्छे हैं या फिक्स शॉप रिटेलर ज्यादा अच्छे हैं। दोनों के अपने अपने फायदा नुकसान है। हमारे जैसी इकोनॉमी में, जो कि एक मिक्स्ड इकोनॉमी है, जहाँ पे इनकम इनइक्वालिटीज इतनी ज्यादा है, तो हमारी जैसी इकोनॉमी में बहुत जरूरी है हर तरह के वेंडर्स होने, क्योंकि
ये पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे फिक्स्ड शॉप्स ओपन ही नहीं हो सकते, वहाँ पे आइटिनरेंट्स की जरूरत है। लेकिन कई जगह ऐसे हमारे एरियाज हैं जो बहुत सेंसिटिव एरियाज हैं, वहाँ पे आइटिनरेंट्स आर नॉट अलाउड, वहाँ पे फिक्स प्राइस ही काम आती हैं। तो इस तरह से दोनों का मिक्सचर ही हमारा चलता है। अब जैसे कि हम फिक्स्ड शॉप रिटेलर्स की अगर हम बात करते हैं तो दो तरह के होते हैं। एक होते हैं जो कि स्मॉल है और एक है लार्ज। स्मॉल में अगर हम बात करें, एक है जनरल स्टोर। नाम से ही पता लग रहा है जनरल स्टोर का मतलब क्या हुआ कि जनरल गुड, सारी रोजमर्रा की चीजें जो आपके कन्वीनियंस प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे यहाँ मिल जाते हैं। आपकी डे टू डे नीड्स जो भी कंज्यूमर की होती हैं वो यहाँ मिल जाती हैं। आपका रोज की ग्रोसरी हो गई ये, या रोज की छोटी मोटी स्टेशनरी हो गई, इस तरह की सारी चीजें जनरल स्टोर पे मिल जाती हैं। वो कोई ऐसे स्पेसिफिक नहीं होता कि यहाँ पे सिर्फ ग्रोसरी मिलेगी। वहां पे हो सकता है जैसे एक स्टेशनरी की शॉप है, वहां पे हो सकता है आपको स्पोर्ट्स का भी सामान थोड़ा मिल जाए, वहां पे हो सकता है आपको अपने थोड़े गिफ्ट आइटम्स की रिलेटेड चीजें भी मिल जाए। या आप एक फोटोकॉपी की शॉप पे गए तो वहां पे फोटोकॉपी तो हो ही रही है, फोटोकॉपी के साथ साथ वहां पे बुक्स भी रखी हैं, बेसिक से जनरल से बुक जो हर बच्चे को चाहिए, छोटी मोटी स्टेशनरी का सामान भी रखा है, जबकि है वो फोटोकॉपी की शॉप। ठीक है ना। आप किसी आउटलेट पे गए जहां पे आपको छोटा सा कैफे है, अब उस कैफे में आपको नॉर्मल कैफे वाली आइटम्स तो मिल ही रही हैं, छोटा सा ही कैफे, वहाँ पे कॉफी सैंडविचेस ये सब तो मिल ही रहे हैं, लेकिन साथ में वहाँ पे हो सकता है कुछ गिफ्ट आइटम्स भी रखी हो, जैसे कि पेन, की चेन्स, इस तरह की चीजें रखी हो कि चलो आते हैं कैफे में तो ये छोटी मोटी चीजें भी रख लें। जनरल स्टोर है वो, जनरल थिंग्स मिलती हैं। ठीक है। स्पेशलिटी शॉप्स जो कि एक स्पेशल शॉप होती है, मतलब कि वो स्पेसिफिकली शूज की ही है, गारमेंट्स की ही है, मतलब वो या मेन वियर की, विमेन वियर की, या फुटवेयर में फीमेल फुटवेयर, मेन फुटवेयर, ऐसे करके वो स्पेसिफिक है। यहाँ पे सिर्फ किड्स का सारा सामान मिलेगा। अब किड्स के कपड़े भी मिलेंगे, फुटवेयर भी मिलेगा, 1 साल तक के बच्चे का सब कुछ मिलेगा। वो इन्फेंट्स के लिए हो गई जो 1 साल से, तो वो स्पेशलिटी है कि किसी पर्टिकुलर चीज की स्पेशल थिंग है उसकी वो कर रहे हैं। स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स, इसके नाम से क्या लग रहा है? स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स का मतलब क्या हुआ? नहीं, ठेले वाला तो फिर आइटिनरेंट हो गया ना। ये गली मोहल्ले या किसी भी एरिया के उस पॉइंट पर शॉप्स होती हैं जो फ्लोटिंग कस्टमर्स के लिए, इनके जैसे क्या होगा, जनरल स्टोर्स और स्पेशलिटी शॉप्स, इनकी ना कुछ कस्टमर रेंज एक फिक्स होगा, ये हमारा कस्टमर बेस है। ठीक है। उन्होंने खोली ही वो इस पर्पज से कि हमें इधर का कस्टमर बेस चाहिए। अगर यहाँ पे एक जनरल स्टोर खुला है तो उसने ये सोच के खोला है, या हमारी सोसाइटी के अंदर कोई जनरल स्टोर खुला है तो उसने ये सोच के खोला है कि मुझे सोसाइटी का पूरा मार्केट मिल जाए। ठीक है। अगर किसी ने हमारे एरिया में एक स्पेशलिटी स्टोर खोला है जिसमें कि मान लो एक सैलून खुला है, तो वो एक क्यों खुला है? क्योंकि वो बेसिकली मान लो लुक्स यहाँ पे खुल गया, तो लुक्स इसलिए खुला है क्योंकि लोग लुक्स में जाना बहुत पसंद करते हैं, तो एक स्पेशलिटी स्टोर हो गया वो। या मान लो यहाँ पर ही कहीं आपका वो कौन सा ब्रांड है जिसका सब लोग बहुत, डीकैथलॉन। अभी पीछे बच्चों ने मुझे बोला कि मैम हम यहाँ पे ना डीकैथलॉन खुल गया है, तो वो स्पेशलिटी स्टोर है, वो इस एरिया में खुला है कि उसे इधर का एरिया कैप्चर करना है कि इधर की रेंज में कोई डीकैथलॉन का शॉप नहीं है। और ऐसा थोड़ा है कि जो डीकैथलॉन पे मिल रहा है वो दूसरी शॉप्स पे नहीं मिल रहा, बट स्टिल वो स्पेशलिटी स्टोर हो गया। बट स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स ऐसी जगह पे खुलता है जहाँ पे फ्लोटिंग कस्टमर जा रहा है, चलता फिरता कस्टमर बहुत जाता है, मतलब वहां पे ना आना जाना उधर से बहुत है। जैसे तुम्हारा ये मोमोज वाला भैया बालको टाइप मार्केट में, मतलब वहां पे वो इसलिए खोल के बैठे हैं, या उस नुक्कड़ पे वो मूंगफली वाले भैया की एक पूरी फिक्स शॉप है, तो वो उधर इसलिए उस शॉप को खोला गया कि वो एक ऐसा पॉइंट है जहां पे इधर से आने जाने वाले, इधर से आने जाने वाले सब आएंगे। किसी बस स्टॉप के पास एक पान वाले की दुकान है, क्योंकि उसे ये पता है लोग यहाँ पे बस का वेट करेंगे, तो पान वाले की दुकान से वो भी होंगे जो अपने स्कूल के बाहर वो खड़ा है, वो आइटिनरेंट हो गया। लेकिन अगर अमूल का है, जैसे कल मैं जहाँ गई थी तो उस स्कूल के बाहर एक अमूल की फ्रेंचाइजी थी, अमूल डेयरी करके, तो वो आपकी स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स में भी आ गई, स्पेशलिटी में भी आ गई, जनरल में नहीं आएगी क्योंकि उसके यहाँ सिर्फ अमूल का सामान है, तो वो स्पेशलिटी में आ गया।
लेकिन वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स की कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि उसे ये पता है कि वो एक ऐसा पॉइंट है जो उसे यहाँ पे स्कूल भी है, कॉलेज भी है और सामने इंस्टीट्यूट्स भी हैं 4, तो फुटफॉल भी ज्यादा आएगा। वो स्ट्रीट स्टॉल होल्डर्स हैं, क्योंकि वो फ्लोटिंग कस्टमर्स को टारगेट कर रहे हैं। उनका पर्पस ये है कि जो हमारा सर्विस है वो बहुत इजीली लोगों को मिल जाए। तो वो आइटिनरी को मुझे पता ही होगा। तो वो आइटिनरी है ना, उसकी फिक्स शॉप नहीं है, पता तो होगा, इसकी फिक्स्ड है। पर वो मूव तो कर ही सकता है। नहीं कर रहा ना, वो स्ट्रीट स्टॉल है, वो स्टॉल लगी हुई है। स्टॉल, स्टॉल का मतलब शॉप, उसकी फिक्स्ड स्टॉल है, वहां पे जगह है उसकी, बहुत बड़ी जगह नहीं है, छोटी सी जगह है। शॉप है इसकी, शॉप है प्रॉपर। अच्छा, वो आइसक्रीम वाले भैया, अगर आइसक्रीम पार्लर खुल जाता है स्कूल के बाहर, जूस वाले की शॉप जो होती है, समझ गया। वो जूस वाले की शॉप स्ट्रीट स्टॉल होल्डर है, क्योंकि जूस वाला है। लेकिन अगर वहीं पे वो मौसमी के जूस वाले की रेडी लगी है तो वो आइटिनरेंट में आ गया, जबकि जूस वाले की दुकान है तो वो हमारा स्ट्रीट स्टॉल में आ गया। फिर सेकेंड हैंड गुड्स शॉप, इसके तो नाम से ही पता लग रहा है कि सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं, इनके यहाँ सारी सेकेंड हैंड गुड्स होती हैं। अब बात याद है कि क्या लोग सेकेंड हैंड गुड्स खरीदते हैं? हाँ, खरीदते ही होंगे, तभी है। खरीदते ही हैं, बहुत खरीदते हैं। इवन अब तो, कब पहले होता था कि सेकेंड हैंड में सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस लिए जाते थे या फर्नीचर और इस तरह की चीजें ली जाती थी। अब तो कपड़े भी सेकेंड हैंड लेने लग गए हैं लोग बाग, क्योंकि लोगों की बहुत जल्दी चेंज होने लग गई हैं प्रायोरिटीज। वो बड़े अच्छे अच्छे कपड़े एक बार 2 बार पहनते हैं, फिर सेकेंड हैंड गुड्स में बेच देते हैं उन्हें, फिर नया ले लेते हैं। मतलब दिस इज बियॉन्ड इमेजिनेशन कि हाँ कपड़े भी सेकेंड हैंड आते हैं, बट आने लगे हैं। तो ये सारा हमारा था स्मॉल। फिर है लार्ज, डिपार्टमेंटल स्टोर, चेन स्टोर्स जिन्हें मल्टीपल शॉप्स भी कहते हैं, मेल ऑर्डर हाउसेस, सुपरमार्केट, कंज्यूमर कोऑपरेटिव स्टोर्स। इन सबको अब हमें डिटेल में करना है विद कैरेक्टरिस्टिक्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, पूरा। ठीक है, ठीक है। तो बच्चों अब हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सायोनारा। तो प्लीज सब्सक्राइबर्स बढ़ाने में थोड़ी हेल्प कर दिया करो। वीडियोस देखते हो, मैंने देखा है लास्ट की वीडियोस में व्यूज थोड़े ठीक ठाक हैं, बहुत अच्छे तो पता नहीं क्यों नहीं हो रहे हैं, लेकिन हाँ ठीक ठाक है, पढ़ाती भी मैं ठीक ठाक ही शायद। तो कमेंट जरूर कर दिया करो, कमेंट करने से क्या है मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिल जाता है, तो आई ऑल्सो नीड सम मोटिवेशन। तो कमेंट जरूर कर दिया करो। बाकी लाइक सब्सक्राइब तो है ही है, एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स भी है ही है। तो शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर, एंड ऑल द बेस्ट।